दोस्तों ये स्टोरी का छठा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कुछ मिनट के बाद जब रुद्र रूम में आया, उसके हाथ में पानी के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी थे। सीधे बैठते हुए आराध्या ने पूछा, मैं बस थोड़ा पानी पीना चाहती थी। स्नैक्स को बेड पर रखते हुए रुद्र ने कहा, मुझे लगा कि मेरे लिए इतने सारे आंसू बहाने के बाद तुम्हें भूख लग रही होगी। एक क्यूट सा पाउट बनाते हुए आराध्या ने कहा, क्या आप मुझे फिर से टीज कर रहे हैं? लगता है आज आप सच में फर्श पर ही सोना चाहते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, सॉरी सॉरी, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैंने अपना सबक सीख लिया है। फिर उसने आराध्या को एक गिलास पानी दिया और कहा, यह लो, इसे पी लो और कुछ स्नैक्स भी खा लो। अपने हाथ से पानी का गिलास लेते हुए आराध्या ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है, हमें अब सो जाना चाहिए, देर हो रही है। आराध्या की बात मानकर रुद्र ने स्नैक्स टेबल पर रख दिए और आकर बेड पर लेट गया। आराध्या ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कहा, आप काफी देर से ठंडी फर्श पर सो रहे थे, इससे आपकी बॉडी बहुत ठंडी हो गई है, ब्लैंकेट से आपकी बॉडी जल्द गर्म हो जाएगी। रुद्र ने आराध्या की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, एक और चीज है जो मेरी बॉडी को गर्म कर सकती है। आराध्या के जवाब का बिना सुने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर आराध्या को कसकर गले लगाते हुए उसने कहा, ऐसे आराध्या चौंक गई। उसने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मजबूत बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। मुझे परेशान मत करो, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, रुद्र से कहा। एक दोहरी सांस लेते हुए आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब रुद्र उठा तो उसने देखा आराध्या उसकी बाहों में उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रुद्र ने उसके गुलाबी गालों को छुआ और कहा, गुड मॉर्निंग वाइफी। रुद्र के सीने से चिपकी हुई आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग। जब उसने देखा कि वह कैसे सो रही हो तो उसने उठने की कोशिश की। उसके सिर को वापस अपने सीने से लगाते हुए रुद्र ने कहा, चलो कुछ देर ऐसे ही रहें, अच्छा लग रहा है। आराध्या अपने गालों को लाल होते हुए महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने कहा, हमें नीचे जाना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए, रुद्र ने कहा। आराध्या ने आह भरी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह भी उसकी बाहों में काफी कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आराध्या जब उठी तो उसने देखा रुद्र वहां पर नहीं है। वह फ्रेश होने के लिए जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। लिविंग रूम अंदर। आराध्या कहाँ है? साक्षी जी ने पूछा। वह अभी भी सो रही है, रुद्र ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अपना कप वापस टेबल पर रखते हुए साक्षी जी ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम उसे सोने दो, मैं और मॉम शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। आराध्या सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, तुम आ गई, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लिविंग रूम में आकर आराध्या ने सबको मॉर्निंग विश किया, फिर वह रुद्र के पास बैठ गई और बोली, सॉरी, मैं सो गई थी। आराध्या के कंधे पर थपथपाते हुए दादी ने कहा, तुम जितनी देर चाहो सो सकती हो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। अब तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। अपनी सीट से उठते हुए समर्थ ने पूछा, भाभी, मुझे उम्मीद है कल आप अच्छी तरह सोई होंगी। फिर उसने रुद्र को देखकर कहा, और मुझे पता है कि भाई आप फर्श पर अच्छे से सोए होंगे। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और रुद्र अपना सिर खुजलाता रहा, जबकि आराध्या ने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया था। अपना सिर हिलाते हुए साक्षी जी ने कहा, तुम उसके साथ बहुत साफ हो। जब तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ किया था तो उन्हें पूरी रात रूम से बाहर ही बिताना पड़ा और अगले दिन उन्हें तेज बुखार भी आया था। लेकिन रुद्र को देखो, वह बिल्कुल ठीक है। लगता है मुझे तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाने पड़ेंगे। रुद्र ने हैरानी से साक्षी जी की तरफ से देखा और कहा, क्या सच में मेरी मॉम हो? आप चाहती हैं कि मुझे बुखार हो जाए? लाइक सीरियसली मॉम, क्या यह सब तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए? साक्षी जी ने कहा। रुद्र ने आह भरी। वह जानता था कि बचपन में उसकी माँ कैसे उसे पापा को टॉर्चर करती थी। अगर सच में उसकी माँ ने आराध्या को अपने रूडलिस मेथड सिखाया तो क्या होगा। खाना खाने के बाद आराध्या जल्दी से रेडी होने के लिए ऊपर चली गई। रेडी होने के बाद जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि साक्षी जी, रुद्र और आशुतोष जी आपस में बहस कर रहे हैं।
सिर्फ हम तीनों ही बाहर जा रहे हैं। साची जी ने कहा, मेरी बात सुनो डार्लिंग, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी बैग्स कैरी करने में भी मदद करूंगा। आशुतोष जी ने कहा, बाहर आप सब सेफ नहीं हैं, आपको हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। मॉम, रुद्र ने कहा। साची जी ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और कहा, ठीक है ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ नहीं है, इसीलिए समर्थ हमारे साथ जाएगा। समर्थ की ओर इशारा करते हुए रुद्र ने कहा, आपको क्या लगता है अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम में फंसे तो यह चूहा आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा? अरे आप कहना क्या चाहते हैं और आप किसको चूहा बुला रहे हैं? समर्थ ने कहा। आराध्या के पास आकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा और स्पेशली भाभी को। फिर उसने आराध्या को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलिए भाभी। आराध्या ने सिर हिलाया, फिर रुद्र के सामने से जाते हुए उसने कहा, बाय मिस्टर सिंघानिया। एटलीस्ट रुद्र और आशुतोष जी चुपचाप अपनी वाइफ को वहां से जाते हुए देखते रहे। उनके उदास चेहरों को देखकर दादी जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता था कि वह तुम दोनों को लेकर जाएंगे? यहाँ आओ, हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब वे शॉपिंग मॉल पहुंचे तो दोपहर के 3 बज चुके थे, इसीलिए साक्षी जी और दादी जी, आराध्या और समर्थ ने अलग अलग शॉपिंग करने का फैसला किया। डिनर पार्टी के लिए जरूरी सभी चीजें खरीदने के बाद आराध्या ने अपने भाई के लिए कुछ खरीदने का फैसला किया। जब समर्थ और आराध्या एक स्टोर के अंदर गए तो स्टोर का मैनेजर उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। हाउ कैन आई हेल्प यू? आराध्या की ओर इशारा करते हुए समर्थ ने कहा, या मेरी भाभी, हम मतलब है कि या मेरी बहन है और वह अपने भाई के लिए कुछ खरीदना चाहती हैं। आराध्या की ओर मुड़ते हुए मैनेजर ने कहा, सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं देखा। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ के एम्प्लॉय को भेजता हूँ। यह कहने के बाद मैनेजर चला गया। आराध्या के हाथ से बैग लेते हुए समर्थ ने कहा, भाभी आप आराम से शॉपिंग करो, मेरे लिए परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास पेशेंस बहुत है। तभी मैनेजर ने वापस आकर कहा, मैडम, यह दोनों आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उनसे पूछ सकती हो। फिर समर्थ की ओर मुड़ते हुए मैनेजर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको अपने भाई को कभी अपने साथ लाना चाहिए, वह शायद ही कभी हमारे स्टोर पर आता है। स्टोर में मौजूद सब कुछ देखने के बाद आराध्या ने कुणाल के लिए एक शर्ट चूज किया। एम्प्लॉय को शर्ट पैक करने के लिए कहने के बाद वह समर्थ के पास वापस जाने वाली थी। उसकी नज़र टाई पर पड़ी सॉक्स की ओर बढ़ते हुए वह अपनी नजरें नहीं हटा सकी। वह रुद्र को उस टाइम में इमेजिन करने लगी। वह उस टाई को देख ही रही थी कि स्टोर मैनेजर उसके पास गया और कहा, मैडम, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, यह एक बहुत ही यूनिक टाई है, पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फिर आप यह पैक कर दीजिए, उसने कहा। आराध्या अपना क्रेडिट कार्ड मैनेजर को देने लगी तो समर्थ ने कहा, प्लीज लेट्स मी। उसने अपनी जेब से गोल्डन कार्ड निकाल कर मैनेजर से कहा, इस कार्ड से सब कुछ पेमेंट कर दीजिए। यह गोल्डन कार्ड पूरे इंडिया में सिर्फ 4 लोगों के पास थे और उनमें से एक था रुद्र। समर्थ की तरफ देखकर मुस्कुराकर मैनेजर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया सच में अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपको अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया। समर्थ मैनेजर की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। या सिर्फ वह ही जानता था कि अगर आराध्या उसके साथ बाहर नहीं जा रही होती तो उसका भाई उसे यह कार्ड कभी नहीं देता। समर्थ, यह सब मैंने खरीदा है तो तुम्हें इसकी पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आराध्या ने कहा। समर्थ ने आराध्या को देखा और कहा, किसने कहा कि मैं इन सब की पेमेंट कर रहा हूँ? भाई ने मुझे यह कार्ड दिया था जब हम जाने वाले थे और उन्होंने मुझसे कहा, अगर भाभी कुछ खरीदती हैं तो मैं इससे पेमेंट करूं। हाँ ठीक है, लेकिन इतना ही करूंगी ना? आराध्या ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालते हुए कहा। लेकिन भाभी, भाई ने कहा। समर्थ ने कहना चाहा, क्या तुम्हारा भाई अपने गिफ्ट के लिए भी पेमेंट करना चाहता है? आराध्या ने कहा। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने भाई के लिए गिफ्ट भी खरीदा है? आराध्या उसको देखकर मुस्कुराई। वह इन दिनों में समर्थ को बहुत पसंद करने लगी थी। उसकी मुस्कान और उसके बचकानी हरकत उसे हमेशा कुणाल की याद दिलाती थी। समर्थ, कुछ यह सब ले जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है, आराध्या ने कहा। समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाभी। तो आराध्या वहां से लेडीज बाथरूम में चली गई। वॉशरूम के बाहर आराध्या अचानक किसी से टकरा गई। आई एम सो सॉरी। आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले उस इंसान ने कहा, वी मीट अगेन मिस्टर सिंघानिया। जानी पहचानी आवाज को सुनकर आराध्या ने अपना सिर उठाकर
उस इंसान को देखा। अपने सामने खड़े विशाल को देखकर आराध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। लगता है मिसेस सिंघानिया को मेरी प्रेजेंट पसंद नहीं आ रही, विशाल ने कहा। आपकी प्रेजेंट मुझे कभी भी पसंद नहीं आई मिस्टर विशाल, आराध्या ने कहा। विशाल मुस्कुराया और बोला, लगता है रुद्र सिंघानिया ने पहले ही आपको वार्निंग दे दी है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर बार लेडीज बाथरूम से बाहर मैं आपसे क्यों टकराती हूँ। टेंशन मत लीजिए सिंघानिया, क्योंकि अब से अक्सर हम एक दूसरे से टकराते रहेंगे, तो आप इस चेहरे को देखने की आदत डाल लीजिए, विशाल ने कहा। इससे पहले कि आराध्या जवाब दे पाती, पीछे से एक आवाज आई, भाभी। आराध्या पीछे मुड़कर देखा और समर्थ को अपने हाथों में सभी शॉपिंग बैग के साथ खड़ा देखा। उसने देखा कि उसके बारे में कुछ अलग था। वह हर टाइम मुस्कुराते रहने वाला मासूम समर्थ की तरह नहीं लग रहा था, और इस वक्त उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। समर्थ आराध्या के पास आया और उसने उसे अपने पीछे खींच लिया। विशाल ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इससे मिल रहा हूँ। समर्थ सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। विशाल से हाथ मिलाते हुए समर्थ मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। विशाल मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी बातें कोई डाउट नहीं है कि तुम सिंघानिया फैमिली के ही बेटे हो, लेकिन तुम अपने बड़े भाई से थोड़े बेहतर हो। अपना हाथ वापस लेते हुए समर्थ ने सभी शॉपिंग बैग आराध्या के हाथों में दे दिए। फिर उसने अपनी जेब से टिश्यू पेपर निकाला और अपना हाथ साफ करते हुए बोला, ऐसा मत सोचिए कि मैं अलग हूँ, ट्रस्ट में मैं भी भाई के जैसा ही हूँ। विशाल ने ताली बजाई और कहा, यह बहुत अच्छा है। अगर रुद्र सिंघानिया को कुछ भी हो जाता है तो आप आसानी से उनकी जगह ले सकते हैं, और यहाँ मैं परेशान हो रहा था कि अगर रुद्र सिंघानिया को कुछ हो गया तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का क्या होगा। आराध्या का दिल भारी हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि विशाल के कहने का क्या मतलब है, लेकिन वह जानती थी कि वह रुद्र के मरने की बात कर रहा था। समर्थ हंसा और बोला, क्या आपको लगता है कि रुद्र सिंघानिया एक बेवकूफ इंसान है? मुझे लगता था शायद ही आपसे बेहतर कोई जानता है कि मेरा भाई असल में कैसा है। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए समर्थ ने कहा, क्या आपने वॉशरूम यूज कर लिया? आराध्या ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, शॉपिंग बैग समर्थ के हाथों में देते हुए वह लेडीज बाथरूम के अंदर चली गई। स्टे अवे फ्रॉम हर, समर्थ ने विशाल को वार्निंग देते हुए कहा। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने मुझसे भी यही बात कही थी। थोड़ी देर रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम्हें भी अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहिए, बेशक तुम में वह क्वालिटी है। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप मेरे भाई को तो संभाल लीजिए मिस्टर विशाल। अगस्त सिंघानिया फैमिली का एक बेटा अंडरवर्ल्ड का केंद्र बन सकता है, वैसे ही अगर दूसरा बेटा वहां पर शामिल हो जाए तो क्या होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा होता है तो अंडरवर्ल्ड सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी और आप जैसे लोग हमारे नौकर बन जाएंगे। समर्थ की बात सुनकर विशाल गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। जब आराध्या बाहर आई तो उसने समर्थ के चेहरे पर एक मुस्कान देखी, जबकि विशाल गुस्से में लग रहा था। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए समर्थ ने कहा, आप आ गई, चलिए नीचे चलते हैं, मॉम और दादी नीचे हमारा इंतजार कर रही हैं। आराध्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके पीछे चलने लगी। अचानक से पीछे मुड़कर समर्थ ने कहा, मिस्टर विशाल, मैंने आपके पागल बेटी को नीचे क्लब के पास एक लड़कों की गैंग के साथ देखा। मुझे डर है कि अगर पहले जैसा कुछ हुआ तो क्या होगा। विशाल ने समर्थ को घूरा, फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए वह मुस्कुराया और बोला, मिसेस सिंघानिया से फिर से मिलकर अच्छा लगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। मिस्टर सिंघानिया को मेरी तरफ से हेलो बोल दीजिएगा। यह कहने के बाद वह जल्दी से उनके पास से निकल गया। विशाल के जाने के बाद आराध्या ने समर्थ को धक्का दिया और पूछा, समर्थ विशाल क्या कहना चाह रहा था? क्या वह रुद्र को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है? समर्थ को समझ में नहीं आया कि वह आराध्या को यह सब कैसे समझाए। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, भाभी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप भाई की हेल्प करना चाहती हो तो आप अपना ध्यान रखें, उन्हें सिर्फ आपकी फिक्र है, बस आपकी। आराध्या उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। आराध्या को हैरानी में देखकर समर्थ ने उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, हमें अब चलना चाहिए, देर हो रही है। अगर आप टाइम से घर नहीं पहुंची तो आपका पति पागल हो जाएगा।
आराध्या ने अपना सिर हिलाया और फिर वह दोनों वहां से जाने लगे। जब नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा साक्षी जी और दादी उनका इंतजार कर रही थी। तुम दोनों अब आए, तुम दोनों को इतना टाइम क्यों लगा? साक्षी जी ने पूछा। असल में हम एक कुत्ते से टकरा गए थे, इसलिए देर हो गई, समर्थ ने कहा। साक्षी जी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आराध्या की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम ठीक हो आराध्या? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए, हमें डिनर भी तैयार करना है, दादी ने कहा। जब वह शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे, आराध्या ने समर्थ से पूछा, समर्थ वह गिफ्ट कहाँ है जो मैंने रुद्र के लिए खरीदा था? समर्थ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, तुम उस स्टोर में ही भूल गई हो ना? आराध्या ने पूछा। वही समर्थ ने कहना चाहा, लेकिन आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, आप यहीं रुके, मैं लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ, आराध्या ने कहा। लेकिन समर्थ ने कहना चाहा, उसे जाने दो, साक्षी जी ने कहा। साक्षी जी आराध्या की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, और अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो हमें बुलाना, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर मॉल के अंदर चली गई। आराध्या के वहां से जाने के बाद दादी समर्थ की ओर मुड़ी और पूछा, उसने क्या कहा? अपने दोनों हाथों को अपने जेब में रखते हुए समर्थ ने कहा, वह बकवास कर रहा था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा की तरह उसके पापा भी वही करते थे। यह सब देखकर आराध्या का कैसा रिएक्शन था? साक्षी जी ने पूछा। वह मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैंने उनके सवालों को टाल दिया, समर्थ ने जवाब दिया। इस बीच स्टोर के अंदर जब आराध्या एक बार फिर स्टोर में आई तो मैनेजर उनके पास आया और बोला, मैडम आप वापस आ गई, क्या आपको कुछ चाहिए? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, असल में मैं वह टाई भूल गई थी जो मैंने खरीदी थी। मैनेजर ने माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे किया और कहा, सॉरी मैडम, आप थोड़ी देर रुक ले, मैं लेकर आता हूँ। आराध्या ने सिर हिलाया। मैनेजर के जाने के बाद वह सोफे पर बैठने ही वाली थी कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आराध्या दीदी। आराध्या ने जब अपना सिर उठाकर सामने खड़े इंसान को देखा कि वह कौन है तो वह उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। यह जानवी थी। आराध्या उसे इग्नोर करते हुए सोफे पर बैठ गई। जानवी जल्दी से आराध्या की तरफ आई और उसे देखकर बोली, आप कैसी हैं आराध्या दीदी? पापा कैसे हैं? मैंने सुना है कि कुणाल वापस आ गया, वह अब कैसा है? जानवी को इतने सारे सवाल करते देख आराध्या ने कहा, मिसेस शर्मा, आपको कपूर फैमिली के बारे में जानने की इतनी इंटरेस्ट क्यों है? आप यह क्या कह रही हैं दीदी? वह मेरी भी फैमिली है, जानवी ने कहा। जैसे ही आराध्या कुछ कहने वाली थी कि मैनेजर वापस आया और आराध्या को एक बैग दिया और बोला, यह लीजिए मैडम, और एक बार फिर से सॉरी, हेलो, प्लीज कम अगेन। आराध्या मैनेजर की ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं अपना सिर हिला दिया। प्लीज मिस्टर सिंघानिया को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा, मैनेजर ने फिर से कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगी तो जानवी ने उसका हाथ पकड़ा, तो वह सारी अफवाहें सच हैं। आराध्या उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और अपने मन में सोचने लगी, वह किस अफवाह के बारे में बात कर रही है? उसके हाथ से हाथ हटाते हुए आराध्या ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जानवी ने मजाकिया अंदाज में कहा, दीदी मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में यह बात करनी चाहिए, हम कहीं और क्यों नहीं जाते? मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है, आराध्या ने कहा। जानवी ने अपना फोन निकाला और कहा, ठीक है, तो कल मिलते हैं, मैं आपको टाइम एंड प्लेस मैसेज कर दूंगी, वही नंबर है ना आपका? उसकी बातों का बिना जवाब दिए आराध्या वहां से चली गई। जब आराध्या और बाकी सब सिंघानिया पैलेस पहुंचे तो उन्होंने देखा रुद्र मेन गेट पर खड़ा होकर उन सबका इंतजार कर रहा है। आराध्या के हाथ से बैग लेते हुए रुद्र ने उसके माथे पर किस किया और कहा, मैंने तुम्हें मिस किया। आराध्या शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। समर्थ ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, ड्रामेबाज। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और कहा, तुमने क्या कहा? अपने हाथ ऊपर उठाते हुए समर्थ ने कहा, कुछ नहीं, साक्षी जी ने कहा रुद्र और समर्थ को देखते हुए। शट अप इट। फिर आराध्या की तरफ देखकर बोली, रुद्र आराध्या को ऊपर लेकर जाओ, वह थक गई होगी। आराध्या ने ना में अपना सिर हिलाया और बोली, ना, मैं ठीक हूँ माँ, मैं आपकी और दादी की हेल्प करना चाहती हूँ डिनर बनाने में। उसकी ओर मुड़ते हुए साक्षी जी ने कहा, थोड़ी देर आराम करो, वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, हम संभाल लेंगे। मॉम सही कह रही हैं, तुम बहुत बेवकूफ हो, अगर तुम फिर से अपना हाथ जला लोगी तो क्या होगा? रुद्र ने कहा। आराध्या रुद्र को घूरते हुए बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है, मेरी बेटी को छेड़ना बंद करो और उससे ऊपर ले जाओ, साक्षी जी ने कहा। आराध्या की कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए रुद्र उसे लेकर ऊपर चला गया। बेडरूम के अंदर रुद्र बेड पर शॉपिंग बैग को रखते हुए बोला, तुमने क्या शॉपिंग किया?
मैंने कुणाल के लिए एक गिफ्ट लिया है, आराध्या ने कहा। तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? रुद्र ने पूछा। नहीं, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है, आराध्या ने कहा। तो रुद्र हंसने लगा। आप किस पर हंस रहे हो? आराध्या ने पूछा। अपना सिर हिलाते हुए रुद्र ने कहा, क्या लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद नहीं है? मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उनसे जितनी मर्जी शॉपिंग करने की परमिशन दे दीजिए। आराध्या हंसते हुए बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो मिस्टर सिंघानी आप खुद को लकी मान सकते हैं। रुद्र बेड पर बैठ गया और कहा, मैं तुम्हें कल मॉल ले जाऊंगा, हमें तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए कुछ ड्रेस खरीदने हैं। आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। इस बैग के अंदर क्या है? रुद्र ने एक छोटे बैग की ओर इशारा करते हुए पूछा। यह भी एक गिफ्ट है, आराध्या ने कहा। बैग उठाते हुए रुद्र ने पूछा, किसके लिए? रुद्र की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, आपके लिए। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। फिर उसने बैग को खोलना शुरू किया। आराध्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, यह एक टाई है। रुद्र आराध्या के पास गया और उसके गालों को छूते हुए कहा, यह बहुत खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरी वेलकम पार्टी में पहने। आराध्या ने कहा। उसके माथे पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपने हाथों को रुद्र के गले में लपेटते हुए आराध्या ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मेरे लिए गिफ्ट खरीदना चाहेंगे? रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसने अपने पास खींच लिया। फिर दोनों बेड पर लेट गए। आराध्या ने रुद्र के सीने पर अपना सिर रखा और, सिंघानिया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने जवाब दिया। आराध्या थोड़ी देर चुप रही और पूछा, विशाल कौन है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? रुद्र कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वह अपनी दूसरी पहचान के बारे में नहीं बताना चाहता था। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आराध्या ने कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब दादाजी ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया था, विशाल के पापा आनंद ठाकुर उनका असिस्टेंट था। दादाजी उन पर बहुत भरोसा करते थे और कंपनी के सभी इम्पोर्टेंट मैटर वही संभालते थे, लेकिन उनका इरादा सही नहीं था। वह दादाजी को धोखा दे रहे थे और यह बात जब दादाजी को पता चली तो उन्होंने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। इसी इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद दादाजी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बाद में हमें पता चला कि उस एक्सीडेंट के पीछे आनंद का हाथ था। उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाकर दादाजी पर बहुत बार हमला किया, लेकिन वह बच गए। उसके बाद जब पापा ने यह कंपनी संभाली तब विशाल ने भी आनंद की तरह पापा पर बहुत बार हमला किया। विशाल और आनंद सिंघानिया इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहते थे। उनका अहम सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ को मारना था। वह हर बार सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और पूछा, क्या आप सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ नहीं हैं? रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, नकली, आई एम स्टिल अलाइव। जब रुद्र ने आराध्या की आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। उसे कसकर गले लगाते हुए रुद्र ने कहा, टेंशन मत लो मिसेस सिंघानिया, मैं मॉम और डैड को दादा दादी बनाए बिना नहीं मरूंगा। आराध्या ने रुद्र के सीने पर वार करते हुए कहा, कौन आपके साथ बेबी चाहता है? क्या क्या यह जरूरी है कि यह तुम ही हो? रुद्र ने पूछा। आपका क्या मतलब है? आराध्या ने हैरानी से पूछा। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ बच्चे नहीं चाहती तो जाहिर है मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो इसके लिए एग्री हो। आराध्या मुस्कुराई और बोली, आप जीत सिंह से हेल्प मांग सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गई। वह और बोला, आराध्या, मैंने कहा ना हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है, मैं उससे कभी नहीं मिला। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसने लगी। क्या तुम मुझे चीट कर रही हो? रुद्र ने पूछा। आप क्या सोचते हो? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया और कहा, तो तुम सच में मुझे चीट कर रही हो? हाँ हाँ हाँ, रुको प्लीज स्टॉप, आराध्या हंसते हुए बोली। रुद्र बहुत खुश था और आराध्या के साथ उसका रिश्ता अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जब तक आराध्या उठी तब तक शाम के 6 बज चुके थे। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की। रुद्र को हिलाते हुए उसने कहा, जल्दी उठिए, डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए रुद्र ने कहा, क्या हुआ? आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और बेड से उठते हुए बोली, हमें देर हो चुकी है। बेड से नीचे उतरते हुए रुद्र ने कहा, रिलैक्स, यह सिर्फ एक फैमिली गेट टुगेदर है। मैंने आज दादी और माँ की मदद नहीं की, वह क्या सोचेंगे? मैं सो गई। फिर रुद्र की तरफ उंगली से इशारा करते हुए आराध्या ने कहा,
यह सब आपकी गलती है। रुद्र मुस्कुराया और बोला, एक न्यूली मैरिड कपल का एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नॉर्मल है और मॉम को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वह यह सोचकर खुश होंगी कि उन्हें जल्द ही एक पोता मिलेगा। आराध्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, लेकिन हम। रुद्र ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, वह हमारे रिलेशन के बारे में नहीं जानती। उन्हें लगता है कि हम हर नॉर्मल मैरिड कपल की तरह। जब रुद्र और आराध्या नीचे आए तो उन्होंने देखा नीरज जी और कुणाल पहले ही आ चुके थे और सभी लोग लिविंग रूम में चाय पी रहे थे। तुम दोनों क्या कर रहे थे? इतना टाइम क्यों लगा तुम लोगों को? आशुतोष जी ने उन्हें नीचे आते हुए देखा। अपना गला साफ करते हुए कहा, आशु तुम्हें क्या हो गया है? वह दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं, साक्षी जी ने कहा। फिर रुद्र और आराध्या को देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। मॉम, हम बस सो रहे थे, आराध्या ने कहने की कोशिश की। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम जितनी चाहो सो सकती हो। जब तक मैं दादी नहीं बन जाती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्या ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और रुद्र को घूरने लगी। अपनी पत्नी को गुस्से भरी निगाहों को समझते हुए रुद्र ने बात बदलने का फैसला किया और उसने जाकर नीरज जी के पैर छुए। नीरज जी के पास बैठा कुणाल उठा और रुद्र को गले लगाते हुए बोला, हेलो जीजू। रुद्र मुस्कुराया और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, हेलो जूनियर, क्या तुम सिर्फ अपने जीजू से ही मिलोगे? अपनी दीदी को तो भूल ही गए हो तुम, आराध्या ने शिकायत करते हुए कहा। कुणाल मुस्कुराया और बोला, दीदी ऐसी बात नहीं है। फिर वह आराध्या को गले लगाकर बोला, आई मिस यू टू, आराध्या ने कहा। और मैं? नीरज जी ने पूछा। हाँ पापा, मैंने आपको भी बहुत मिस किया, आराध्या मुस्कुराकर बोली। उन तीनों को ऐसे देखकर बाकी सभी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ एक वाइन की बोतल लेकर वहां पर पहुंच गया। अरे सिद्धार्थ, मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए, साक्षी जी ने सिद्धार्थ को देखकर कहा। साक्षी को गले लगाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, आई मिस यू मॉम। अगर तुम्हें अपनी मॉम की इतनी याद आती है तो तुम्हें मुझसे रोज मिलना चाहिए, साक्षी जी ने कहा। ओके मॉम, सिद्धार्थ। आशुतोष जी ने सिद्धार्थ के सिर को थपथपाया और कहा, तुम्हें सच में हमसे रोज मिलना चाहिए। सिद्धार्थ मुस्कुराया और आशुतोष जी को गले लगाता हुआ हमेशा से सिंघानिया फैमिली को अपनी दूसरी फैमिली मानता था और ठीक वैसे ही सिंघानिया फैमिली भी उसे अपना बेटा मानते थे। सिद्धार्थ जब बहुत छोटा था तब उसकी माँ की मौत हो गई थी और इसीलिए उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिल सका। हालांकि उसकी सौतेली माँ बुरी नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वह उन्हें माँ कहकर ही बुलाता था, लेकिन उसे कभी उनसे माँ का प्यार नहीं मिला। रुद्र और सिद्धार्थ बचपन के दोस्त थे, इसीलिए वह हमेशा से ही सिंघानिया फैमिली के करीब रहा था। उसकी माँ की मौत के बाद साक्षी जी ने उसे एक माँ का प्यार दिया। जब साक्षी जी ने उससे उन्हें मॉम कहकर बुलाने के लिए कहा, तब तो वह बहुत खुश था। उस दिन के बाद सिंघानिया फैमिली उसकी दूसरी फैमिली बन गई। यह लड़का अपने मॉम डैड से मिलने के बाद अपने दादा दादी के बारे में भूल गया, दादाजी ने कहा। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके बारे में नहीं जानता दादाजी, लेकिन मैं अपने जीवन में भी आपके बगल में खड़ी इस ब्यूटीफुल वुमन को कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरे सामने मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, दादाजी ने सिद्धार्थ से कहा। दादी के पास आते हुए सिद्धार्थ ने कहा, यह मेरी गलती नहीं है कि आप उनके सामने बहुत बुरे दिखते हैं। आप दोनों साथ में बिल्कुल बाप बेटी की तरह लगते हैं, दादी ने हंसते हुए कहा। आंख बंद करो सिद्धार्थ, दादी को इस तरह तंग मत करो। दादाजी ने उसके चेहरे को छुआ और पूछा, बाप और बेटी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। दादाजी के पास आकर आराध्या ने कहा, नहीं दादाजी, आप अभी भी बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं और यंग भी। दादाजी ने आराध्या के गाल को खींचा और कहा, अपने दादाजी को मनाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मुझे फिर से यंग महसूस कराना चाहती हो तो मुझे जल्द ही एक पर पोता दे दो। दादाजी की बात सुनकर आराध्या शर्मा गई। हर कोई उससे सिंघानिया फैमिली का वारिस चाहते थे, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? उसने ही तो शुरू से कहा था कि वह कभी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। आराध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रुद्र समझ गया कि वह क्या सोच रही थी, इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, आप सब मेरी वाइफ को परेशान करना बंद कीजिए। मैं अभी कोई भी बच्चा नहीं चाहता। मैं उसे किसी और के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हूँ, अपने बच्चे के साथ भी नहीं। साक्षी जी रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र बिल्कुल अपने पापा की तरह था और पजेसिव था।
जब सब लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे तो एक गार्ड ने अंदर आकर कहा, सर बाहर एक लड़की आई है और वह मैडम से मिलना चाहती है। आराध्या अपनी सीट से उठी और कहा, वह मेरी दोस्त है, आप उसे अंदर ले आइए। गार्ड ने सिर हिलाया और चला गया। सिद्धार्थ ने अपने भौहें उठाई और रुद्र से पूछा, वह किस दोस्त की बात कर रही है? रुद्र ने यह इशारा करते हुए अपना सिर हिलाया कि उसे कुछ पता नहीं है। तभी सबके कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, आरू। आराध्या मुस्कुराई और वैशाली के पास जाकर उसे गले लगाकर बोली, आई मिस यू वैशाली। वैशाली ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, आई मिस यू टू आरू। वैशाली दी। यह कहकर कुणाल अपने सीट से उठा और उन दोनों के पास जाकर वैशाली को गले लगाया। वैशाली कुणाल को देखकर और बोली, कुणाल तुम अब बहुत बड़े हो गए हो। फिर उसने कुणाल के सर को थपथपाते हुए कहा, मुझे मेरा प्यारा सा कुणाल वापस दे दो। कुणाल उसकी बात सुनकर हंसने लगा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ, आराध्या ने कहा। फिर उसे सबके पास ले आई। जब सिद्धार्थ ने वैशाली को देखा तो एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन रुक गई। अपने कॉलेज टाइम के क्रश को अपने सामने देखकर सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि अभी उसके दिल में वैशाली के लिए वही फीलिंग थी जो उस टाइम फील करता था। जब रुद्र ने उसे वैशाली के बारे में बताया था तो वह जानता था कि वह उसे दोबारा मिलेगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह दिन आज होगा। सिद्धार्थ ने रुद्र को देखा और कहा, तुमने यह जानबूझकर किया है, तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने पूछा। तुम्हें पता था कि वह आ रही थी लेकिन तुमने बताया नहीं, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, डोंट बी इनोसेंट। रुद्र ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग है। तुमने मुझे हमेशा कहा कि मैंने आराध्या को अपने दिल की बात बताने में इतने साल वेस्ट किया, लेकिन तुमने भी वही किया। बस फर्क इतना है कि आराध्या अब मेरी वाइफ है और तुम अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। रुद्र की बातें सिद्धार्थ के दिमाग में चलने लगी और वह वैशाली को देखकर मुस्कुराने लगा। आराध्या वैशाली को साक्षी जी के पास ले आई और उनसे मिलवाते हुए बोली, मॉम, यह मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, वैशाली आहूजा। वैशाली साक्षी जी को देखकर मुस्कुराई और बोली, नाइस टू मीट यू मिसेज सिंघानिया। साक्षी जी थोड़ी हंसने लगी और फिर बोली, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम आराध्या की दोस्त हो और तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए मुझे इस तरह से मत बुलाओ। तुम भी मुझे माँ कह सकती हो। वैशाली को उम्मीद थी कि मिसेस सिंघानिया शायद बहुत रूटली और एरोगेट होंगी, लेकिन उसने जब देखा कि साक्षी जी कितनी प्यारी हैं तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उनके गले लग गई। दादाजी वैशाली को देखकर मुस्कुराए और कहा, क्या तुम आहूजा फैमिली की इकलौती बेटी हो? वैशाली ने सिर हिलाया। आहूजा फैमिली ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, यहाँ आओ बेटा, दादाजी ने कहा। दादाजी ने वैशाली का सिर थपथपाया और कहा, तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? मुझे उनसे मिले बहुत समय हो गया। वह अच्छे हैं दादाजी। बोलते बोलते वैशाली रुक गई। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने निचले होंठ को काट लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह अशोक जी को दादाजी कहकर बुलाएगी तो वह उन्हें पसंद आएगा या नहीं। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर दादाजी की ओर देखा। मैं जानता हूँ कि मैं दादाजी कहने के लिए बहुत ही यंग हूँ, लेकिन क्या करें, तुम्हें मुझे दादाजी कहकर ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, दादाजी ने कहा। दादाजी की बात सुनकर वैशाली हंसने लगी। इंडिया के सबसे पावरफुल फैमिली के मेंबर से मिलने के बाद वैशाली को महसूस हुआ कि वह सब सच में बहुत अच्छे थे। जब आराध्या ने उसे बताया कि उसकी शादी रुद्र सिंघानिया से हुई है तो वह आराध्या के लिए थोड़ा परेशान थी। उसने सोचा था कि आराध्या सिंघानिया फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उनसे मिलने के बाद वैशाली को यकीन हो गया कि आराध्या बहुत लकी है जो उसे ऐसी फैमिली मिली है। फिर आराध्या रुद्र के पास वैशाली को ले आई और बोली, वैशाली या मेरे हस्बैंड है मिस्टर रुद्र सिंघानिया। वैशाली कुछ पल रुद्र को देखती रही। उसने उसे कई बार न्यूज़पेपर और टीवी में देखा था, इसीलिए उसे पता था कि वह बहुत हैंडसम है, लेकिन उसे अपने सामने देखने के बाद वैशाली को एहसास हुआ कि वह रियलिटी में न्यूज़पेपर और टीवी से कहीं ज्यादा हैंडसम, ड्रेसिंग और सेक्सी है। रुद्र ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नाइस टू मीट यू वैशाली। वैशाली रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर आराध्या के गले लगते हुए बोली, आई लव यू आराध्या, आई लव यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मैं उन सब से मिल पाई। आराध्या ने वैशाली के सर पर एक चपत लगाई और बोली, इडियट। फिर आराध्या, वैशाली और रुद्र खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगे।
उन्होंने अपने पास खड़े इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उन्हें अपने प्रेजेंट याद दिलाने के लिए वह खांसने लगी। सिद्धार्थ, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? आराध्या ने पूछा। आराध्या, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से सिद्धार्थ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती? रुद्र ने कहा। आराध्या हंसी और बोली, वाह ठीक है, मैं भूल गई थी कि वैशाली भी सिद्धार्थ को कॉलेज से जानती है। वैशाली मुस्कुराई और कहा, हाँ मुझे याद है, तुम उस अजीब टोपी वाले लड़के के साथ घूमती थी। उसकी बात सुनकर रुद्र को खांसी आ गई और रुद्र की पीठ थपथपाते हुए आराध्या ने पूछा, क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने अपना सिर को हिलाया और कहा, हेलो वैशाली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे भी, वैशाली ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अब आओ, सबका डिनर तैयार है, साक्षी जी ने कहा। चलो चलते हैं, रुद्र ने कहा और आराध्या के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अब सिद्धार्थ के साथ जाओ, मैं और वैशाली आते हैं, आराध्या ने कहा। रुद्र और सिद्धार्थ के वहां से जाने के बाद आराध्या ने वैशाली को अपनी ओर खींचा और कहा, तो अब भी उसे लाइक करती हो ना? वैशाली ने 2 बार पलकें झपकाई और कहा, तुम यह सब क्या कर रही हो? अपनी आंखें घुमाते हुए आराध्या ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे नहीं पता, आराध्या मुस्कुराई और कहा, ठीक है, हम दोनों इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी चलो चलते हैं। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। डाइनिंग एरिया में टेबल पर तरह तरह के खाने रखे हुए थे। जैसे या सभी अपने सीटों पर बैठे, आराध्या ने चारों ओर देखा और पूछा, समर्थ कहाँ है? एक जरूरी मीटिंग की वजह से उसे जाना पड़ा, वह बाद में वापस आ जाएगा, साक्षी जी ने कहा। तो अब जब आप सब यहाँ पर हैं तो हम आराध्या के वेलकम पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, दादाजी ने कहा। नीरज, तुम्हें क्या लगता है? साक्षी जी ने पूछा। नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जैसा चाहे कर सकते हो। आराध्या यहाँ पर खुश है, यही मेरे लिए काफी है। मैं सोच रहा था कि हमें परसों वेलकम पार्टी थ्रो करनी चाहिए, आप सभी क्या सोचते हैं? आशुतोष जी ने सभी से पूछा। हाँ, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, दादाजी ने कहा। फिर हमें यही करना चाहिए, आशुतोष जी ने कहा। सब ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। दूसरी ओर आराध्या को थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगता है कि हमें इसे बाद में करना चाहिए। हम 2 दिन के अंदर यह सब कैसे रेडी करेंगे? रुद्र ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शायद तुम भूल गई हो तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आराध्या, तुम बस रिलैक्स करो, दादा ने कहा। साक्षी जी ने सबकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, फिर फाइनल है कि हम परसों पार्टी करेंगे, तो तुम सभी को हेल्प करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ, कुणाल और वैशाली, तुम तीनों को कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। हाँ हाँ मॉम, आप चिंता मत कीजिए, आई विल गिव माई 100%। यह पार्टी धमाकेदार होने वाली है, वैशाली ने खुश होते हुए कहा। सिद्धार्थ और कुणाल ने भी सहमत में अपना सिर हिलाया। डिनर के बाद सभी जेंट्स गेट्स लिस्ट के बारे में बात करने लगे। ऑल लेडीज फूड आइटम के बारे में बात करने लगी। आराध्या और वैशाली उन सब से थोड़ा दूर एक कोने में बैठी थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आराध्या ने वैशाली से कहा। तुम्हारे पास एक हैंडसम हस्बैंड है और कितने प्यारे ससुराल वाले भी हैं, वैशाली ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मुझे पता है, वह सब बहुत अच्छे हैं। वैशाली ने अपने भौहें उठाई और कहा, तो मिस्टर सिंघानिया दूसरे मामले में कैसे हैं? वैशाली की बातों का मतलब समझकर आराध्या शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। वैशाली ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, अब प्लीज तुम मुझे यह मत कहना कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, आराध्या धीरे से बोली। क्या क्या तुम एक नॉर्मल इंसान हो? फिर रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोली, लुक एट हिम, इतने हैंडसम इंसान के साथ रहते हुए भी तुम कैसे? वैशाली, इस तरह से किसी और इशारा करना बुरी आदत है, मुझे तुम्हें यह कितनी बार बताना होगा, आराध्या ने कहा। अपना हाथ नीचे करते हुए वैशाली ने कहा, ठीक है, लेकिन देर होने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। देर होने से पहले तुम्हारा क्या मतलब है? आराध्या ने पूछा। तुम्हें पता है मिस्टर सिंघानिया को कितनी लड़कियां चाहती हैं? ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनके साथ बेड पर आना चाहती हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें कुछ करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े, और वैसे भी तुम दोनों शादीशुदा हो। फिर उसने आराध्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पास्ट में जो भी हुआ उन सब के बारे में भूल जाओ। अपने पास्ट की वजह से मिस्टर सिंघानिया की फीलिंग को हर्ट मत करो और अपनी फीलिंग को भी मत रोको। मैं जो बोल रही हूँ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुम सिद्धार्थ के लिए अपनी फीलिंग को क्यों रोक रही हो? आराध्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं उसके टाइप की नहीं हूँ, वह मेरे जैसी ना
किसी लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। वैशाली ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, और जब हम कॉलेज में थे तब भी तुम यही कहा करती थी। वेलकम पार्टी के लिए सब कुछ डिसाइड हो गया था और सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। साक्षी जी और आशुतोष जी को सबको इनविटेशन भेजना था, दादाजी और दादी को फूड आइटम चेक करना था, सिद्धार्थ और वैशाली को डेकोरेशन देखना था और कुणाल को सबकी हेल्प करनी थी। सब कुछ फिक्स करते करते लगभग आधी रात हो गई थी। जाने से पहले कुणाल ने आराध्या को गले लगाया और कहा, मैं कल फिर आऊंगा, ठीक है दीदी, आप अपना और जीजू का ख्याल रखना। फिर नीरज जी ने आराध्या का सिर थपथपाया और कहा, तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली जो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है तुमने अपने लिए जैसा सोचा था यह सब ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यह सब उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसके बाद नीरज जी और कुणाल कार में बैठकर वहां से चले गए। आराध्या वहीं पर खड़ी नीरज जी और वैशाली की बातों के बारे में सोच रही थी। उसे अपने पास्ट की वजह से फ्यूचर को इफेक्ट नहीं करना था। उसे अब इन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि उसे वह मिला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। आराध्या ने अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा और कहा, तो क्या सोच रही हो। जब आराध्या ने रुद्र की गहरी आवाज सुनी तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और वह रुद्र को देखने लगी। यह हैंडसम आदमी है, उसका हस्बैंड था जिसने उसे एक नई जिंदगी, नई पहचान दी थी, और शादीशुदा होने के बाद भी उसने कभी भी उसे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया और हमेशा उसकी केयर की। वैशाली सही कह रही थी, उसे इस शादी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। क्या तुम थक गई हो, रुद्र ने पूछा। अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए आराध्या उसके पास आई और बोली, हो सकता है। उसके सिर पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है। इतना कहकर रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर की तरफ ले जाने लगा। आराध्या ने कोशिश की और कहा, मुझे नीचे उतारिए, अंदर बहुत सारे लोग हैं। उसकी बात को इग्नोर करते हुए रुद्र ने कहा, तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई गलत नहीं है। जैसे ही वह दोनों अंदर आए सब लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए। साक्षी जी उनके पास गई और पूछा, क्या हुआ, आराध्या को कहीं चोट तो नहीं लगी। और रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह थक गई है इसलिए मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूँ। साक्षी जी ने राहत की सांस ली और कहा, तुम दोनों ने सचमुच मुझे डरा दिया। और आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। काफी देर हो चुकी, मुझे भी जाना होगा, वैशाली ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारा अकेले घर जाना सेफ नहीं है। सिद्धार्थ तुम्हें घर छोड़ देगा, रुद्र ने कहा। वैशाली ने अपने निचले होंठ को काटा और कहा, इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम परेशान मत हो, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ वैशाली, तुम सिद्धार्थ के साथ चली जाओ तो फिर हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी, साक्षी जी ने कहा। वैशाली साक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया और फिर वह और सिद्धार्थ वहां से निकल गए। तुम दोनों भी ऊपर जाकर थोड़ा आराम करो, साक्षी जी ने कहा। पर रुद्र ने सिर हिलाया और फिर वह दोनों ऊपर की ओर चले गए। उन दोनों को जाते हुए देखकर साक्षी जी के होंठों पर मुस्कान आ गई। साक्षी जी की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए आशुतोष जी ने पूछा, क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ऊपर ले जाऊं। उनकी बात सुनकर साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, मैं आराध्या और रुद्र के लिए बहुत खुश हूँ, वह दोनों सच में बहुत अच्छे कपल हैं। आशुतोष जी ने अपनी वाइफ का माथा चूमा और कहा, हमसे ज्यादा नहीं। रूम के अंदर रुद्र ने आराध्या को बेड पर उतारा और वार्डरोब से आराध्या के कपड़े निकाले और उसे देते हुए बोला, जाओ पहले तुम चेंज कर लो। आराध्या ने सिर हिलाया और वह कपड़े लेकर बिस्तर से उठकर वॉशरूम के अंदर चली गई। जब आराध्या बाहर आई तो उसने देखा रुद्र ने पहले ही चेंज कर लिया और एक लैपटॉप के साथ बेड पर बैठा है। आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, पूछा, टाइम कितना हुआ है। घड़ी को देखते हुए रुद्र ने जवाब दिया, 1 AM। आराध्या ने रुद्र को घूरते हुए पूछा, तो मैं अभी कुछ ईमेल चेक कर रहा हूँ, रुद्र ने कहा। बेड पर बैठकर आराध्या ने लैपटॉप बंद कर दिया और बोली, सो जाओ। रुद्र ने अपनी वाइफ के सामने हेल्पलेस महसूस करते हुए उसने लैपटॉप को बगल में रख दिया। आराध्या मुस्कुराई और उसको थपथपाते हुए बोली, गुड नाइट। रुद्र भी मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और वह दोनों बेड पर लेट गए। हर बार की तरह आराध्या ने रुद्र के सीने पर अपना सिर रखा और कहा, मैं आज शॉपिंग मॉल में जानवी से मिली थी,
उसने क्या कहा? रुद्र ने पूछा। उसने कहा कि वह कल मुझसे मिलना चाहती है। आराध्या ने बताया। तो क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। मैं सोच रही थी कि शायद मुझे एक बार मिलना चाहिए, आराध्या ने कहा। रुद्र ने कहा, जो मर्जी तुम्हारी तुम कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराध्या मुस्कुराई। आराध्या ने, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा। हाँ पूछिए, गहरी सांस लेकर रुद्र ने कहा। कल की पार्टी में हम शर्मा फैमिली को भी इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन आराध्या ने अपने निचले होंठ को काटा और अपनी आंखें नीची कर ली। अपनी उंगलियों से उसके गालों को छूते हुए रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम उन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शर्मा इंडस्ट्रीज और सिंघानिया इंडस्ट्रीज बिजनेस पार्टनर है, इसीलिए उनको इनवाइट करना जरूरी है, आराध्या ने कहा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, अब सो जाओ। असल में रुद्र ही शर्मा फैमिली को इनवाइट करना चाहता था, क्योंकि वह मोहित को यह दिखाना चाहता था कि आराध्या अब उसकी है और अब उसका मोहित से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था और वैशाली चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। कार में बैठने के बाद से दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी। ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ की नजरें बार बार वैशाली की तरफ जा रही थी। वैशाली हंसी और बोली, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। अचानक सिद्धार्थ ने कार रोकी और कहा, क्या किसने कहा कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ? वैशाली ने बस अपनी भौहें उठाई, लेकिन कुछ कहा नहीं। अपना सिर खुजलाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, असल में तुम्हारे चेहरे पर कुछ है, तुम्हें अपना चेहरा ठीक से वॉश करना चाहिए। वैशाली को इम्प्रेस करना चाहता था वह, लेकिन उसने यह सब क्या कह दिया? सिद्धार्थ अपनी कही हुई बातों के लिए खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। बेवकूफ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ खुद से बड़बड़ाया। दूसरी ओर वैशाली ने जल्दी से अपने हैंड बैग से एक छोटा सा मिरर निकाला और अपना चेहरा देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं है तो उसने अपनी भौं सिकोड़ ली। मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारी आंखों में धूल हो, तुम्हें अपनी आंखें ठीक से साफ करना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर दी और कहा, आई एम सॉरी, आई एम इडियट। वैशाली हंसी और बोली, तुम हमेशा से इडियट थे। कॉलेज में भी तुम उस बेवकूफ लड़की को कैसे फॉलो करते थे? वह खूबसूरत भी नहीं थी। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तुमने उसमें ऐसा क्या देखा। सिद्धार्थ ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वह बहुत खूबसूरत थी। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने उसे कभी नहीं बिना मेकअप के नहीं देखा है। इतना कहते हुए वैशाली ठहाका मारकर हंस पड़ी। हंसना बंद करो, ठीक है? कम से कम वह उससे बेहतर थी। उसका नाम क्या था? रोहित। रोहित वर्मा से, कम से कम वह उससे, रोहित वर्मा से तो बेहतर थी जिसके साथ तुम घूमती थी, सिद्धार्थ ने कहा। अरे ऐसा मत कहो, वह हैंडसम था और उसने भी कभी भी मेकअप नहीं किया था, वैशाली ने कहा। कार को फिर से चालू करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम यह कहना चाहती हो कि वह हैंडसम था तो मैं भी बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव हूँ, खिड़की से बाहर देखते हुए वैशाली ने कहा। उसका कमेंट सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर टेढ़ी मीठी लंबी मुस्कान आ गई। कुछ मिनट बाद वह दोनों आहूजा मेंशन पहुंच गए। अपना हैंडबैग उठाते हुए वैशाली ने कहा, थैंक यू फॉर लिफ्ट। सिद्धार्थ जैसे ही वह कार से बाहर निकलने वाली थी, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कल भी सिंघानिया मेंशन जा रही हो तो मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा, ठीक है? तो तुम मुझे अपना नंबर दो। वैशाली मुस्कुराई और बोली, ठीक है।